नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारत की सबसे महान नदी गंगा की उस महाकाव्य यात्रा पर निकलने वाले हैं, ऊंचे हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी तक। ये सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि एक जीता जागता जीवन चक्र है। चलिए सीधा शुरू करते हैं। अब इस नदी तंत्र के विशाल पैमाने का अंदाजा हम सिर्फ एक नंबर से लगा सकते हैं, 2525 किलोमीटर। जरा सोचिए, ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को पार करती है। ये भारी भरकम आंकड़ा ही साबित करता है कि क्यों इसे भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र कहा जाता है ना कमाल की बात। इस पूरे सिस्टम को आसानी से समझने के लिए हमने इस एक्सप्लेनर को 4 हिस्सों में बांटा है। पहला, गंगा का महाकाव्य उद्गम। दूसरा, पवित्र पंच प्रयागों का संगम। तीसरा, इसका मैदानी सफर और प्रमुख सहायक नदियां। और चौथा, महान सुंदरबन डेल्टा का निर्माण। तो भाग 1, गंगा का महाकाव्य उद्गम। चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं, उन बर्फीली चोटियों की ऊंचाइयों से जहां इस जीवनदायिनी शक्ति की नींव रखी जाती है। मैप पर जाने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट जान लेते हैं। क्या आपको पता है कि गंगा का पानी खुद को साफ कर सकता है? जी हाँ, इसमें बैक्टीरियोफेज नाम के वायरस होते हैं जो हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं। इसी अद्भुत खासियत की वजह से 2008 में इसे हमारी राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था और 2009 में इसमें रहने वाली गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा मिला। अब यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि ये नदी शुरुआत से ही गंगा नहीं कहलाती। असल में इसका जन्म 2 अलग-अलग बेहद शक्तिशाली जलधाराओं से होता है। एक तरफ है भागीरथी, जो गोमुख के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और दूसरी तरफ है अलकनंदा, जो बद्रीनाथ के पास सतोपंत ग्लेशियर से जन्म लेती है। भाग 2, पवित्र पंच प्रयागों का संगम। आइए अब देखते हैं कि कैसे अलकनंदा नदी आगे बढ़ते हुए कुछ बेहद पवित्र और महत्वपूर्ण संगमों से गुजरकर अपना विशाल रूप धारण करती है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जैसे जैसे अलकनंदा नीचे की ओर बहती है, ये 4 प्रमुख नदियों को खुद में मिलाती जाती है। देखिए, विष्णुप्रयाग में धौली गंगा आकर मिलती है, फिर नंदप्रयाग में नंदाकिनी, कर्णप्रयाग में पिंडर और रुद्रप्रयाग में केदारनाथ से आने वाली मंदाकिनी नदी इससे जुड़ जाती है। हर एक संगम के साथ अलकनंदा का आकार और भी विशाल होता जाता है। और ये है इस ओरिजिन स्टोरी का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स, देवप्रयाग। यही वो सटीक भौगोलिक जगह है जहां पहाड़ों से गरजती हुई ये 2 विशाल धाराएं, अलकनंदा और भागीरथी, आखिरकार एक दूसरे से मिल जाती हैं। और बस यहीं से आधिकारिक तौर पर गंगा का जन्म होता है। ये हमारा 5वां और आखिरी प्रयाग है। भाग 3, मैदानी सफर और प्रमुख सहायक नदियां। अब हिमालय के उन ऊंचे खड़े पहाड़ों को पीछे छोड़ते हुए हमारी ये विशाल नदी मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। हरिद्वार में मैदानों को छूने के बाद ये नदी एक तरह से देश के एक बहुत बड़े रोड ट्रिप पर निकल पड़ती है। ये कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश में ये अपना सबसे लंबा सफर तय करती है, फिर बिहार को सींचते हुए झारखंड के साहिबगंज में अपनी सबसे छोटी दूरी तय करती है और आखिर में पश्चिम बंगाल पहुंचती है। अब सहायक नदियों के इस विशाल नेटवर्क को समझना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसे आसान बनाने का एक तरीका है। हम इन सहायक नदियों को बस 2 हिस्सों में बांट देते हैं, बाएं किनारे यानी लेफ्ट बैंक और दाएं किनारे यानी राइट बैंक से जुड़ने वाली नदियां। इससे इस पूरे भूगोल को समझना चुटकियों का खेल हो जाता है। लेफ्ट बैंक को अगर हम करीब से देखें तो रामगंगा सबसे पहली प्रमुख सहायक नदी है जो कन्नौज में आकर मिलती है। लेकिन गोमती नदी की कहानी बिल्कुल अलग है। ये किसी पहाड़ या ग्लेशियर से नहीं, बल्कि पीलीभीत के बिल्कुल सपाट मैदानी इलाके से निकलती है और गाजीपुर में मुख्य धारा से जुड़ जाती है ना दिलचस्प? फिर जैसे जैसे ये सफर बिहार से गुजरता है, गंगा नदी 3 बेहद शक्तिशाली लेफ्ट बैंक नदियों से पानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सोख लेती है। ये 3 दिग्गज हैं, घाघरा जो छपरा में मिलती है, गंडक जिसे नारायणी भी कहते हैं और जो सोनपुर में मिलती है, और कोसी जो अपना रास्ता बदलने के लिए बिहार का शोक कहलाती है और कुर्सेला में आकर मिलती है। वहीं राइट बैंक पर कहानी एकदम पलट जाती है। यमुना, जो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है, मुख्य धारा के पैरेलल बहते हुए प्रयागराज में एक भव्य संगम बनाती है। और दूसरी तरफ है सोन नदी,
इसका भूगोल तो बहुत ही अनोखा है। ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और नीचे से ऊपर की ओर यानी दक्षिण से उत्तर की तरफ बहते हुए पटना में जाकर मिलती है। दार्जिलिंग की पहाड़ियों से पानी इकट्ठा करते हुए आती है महानंदा नदी। ये इस पूरे सिस्टम में जुड़ने वाली बिल्कुल आखिरी सहायक नदी है। इसके मिलने के साथ ही गंगा नदी अपने अंतिम और सबसे ड्रामेटिक फेज में जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती है। भाग 4 महान सुंदरबन डेल्टा का निर्माण। यहाँ से शुरू होता है सागर से मिलन का सफर। इतने सारे राज्यों और नदियों से इकट्ठा हुए इस अथाह पानी को अब आखिरकार समंदर में अपना रास्ता खोजना ही है। पश्चिम बंगाल के फरक्का बैराज पर आकर पानी का ये विशाल सैलाब 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। एक शाखा दक्षिण की ओर मुड़कर हुगली नदी बन जाती है, जो कलकत्ता से बहती है और उसमें दामोदर नदी मिलती है। और जो मुख्य सबसे शक्तिशाली धारा है, वो पूरब की ओर बढ़ते हुए पद्मा नदी के रूप में बांग्लादेश में एंट्री ले लेती है। बांग्लादेश में जाकर इसका भूगोल खूबसूरती से थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। पद्मा नदी पहले जमुना से मिलती है, जिसे भारत में हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और फिर ये जाकर मेघना नदी में मिल जाती है। इन तीनों के संगम के बाद यह धारा मेघना के नाम से आगे बढ़ती है। इस वक्त तक ये पानी प्रकृति की एक अजेय ताकत बन चुका होता है। समंदर तक पहुंचने से ठीक पहले आइए जल्दी से समझते हैं कि आखिर डेल्टा होता क्या है। दरअसल जब नदी मुहाने तक पहुंचती है तो उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है। इस धीमी स्पीड के कारण नदी अपने साथ लाई गई भारी भरकम मिट्टी और गाद को वही जमा करने लगती है और कई छोटी छोटी धाराओं के जाल में बंटकर एक त्रिकोणीय यानी ट्रायंगुलर शेप बना लेती है। और ये रहा हमारा ग्रैंड फिनाले, महान सुंदरबन डेल्टा। पद्मा, जमुना और मेघना की संयुक्त ताकत जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो वे मिलकर पूरी दुनिया के सबसे बड़े नदी डेल्टा का निर्माण करती हैं। 2500 किलोमीटर लंबी उस शानदार यात्रा का ये एक बेहद राजसी और विस्मयकारी अंत है। इस 2525 किलोमीटर लंबी जीवनदायिनी यात्रा को इतने करीब से देखने के बाद हम सभी के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। गंगा की अद्भुत सेल्फ क्लीनिंग क्षमता के बावजूद आज जो प्रदूषण और पर्यावरणीय खतरे बढ़ रहे हैं, क्या नमामि गंगे जैसी आधुनिक पहल इस प्राकृतिक अजूबे के भविष्य को बचाने के लिए काफी होंगी? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना है।